आप सभी का स्वागत है। जो आज प्रथम सत्र जो उद्घाटन सत्र था हमारा, उसके समापन के बाद इस सत्र के साथ भी हैं। और आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि किस तरह हमारा जो उद्घाटन सत्र था वो एक बहुत समृद्ध सत्र था। 100 वर्षों का इतिहास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का और उससे जुड़ी हुई महान विभूतियां और उनके संदर्भ से आता हुआ वह इतिहास जिसमें शिष्य जनों की, विद्यार्थियों की वह उज्जवल परंपरा आपने सुनी और देखी और समझी भी होगी, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, आलोचकों के, साहित्य का इतिहास लिखने वालों के, रचनाकारों के और शोधकर्ताओं के। तो वो एक बहुत अच्छा प्रस्थान रहा हमारे इस 2 दिनों के इस आयोजन का। उसके बारे में कुछ एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। विद्वानों को सुनते ही ऐसा लगा कि महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो संकल्पना की और जो उसको आकार दिया, उसके पीछे कितना बड़ा उनका विजन था। और सबसे बड़ा विजन जो हम लोग ज्यादातर समझते हैं और रेखांकित करते हैं कि किसी भी तरह की गुलामी से लड़ने के लिए, पराधीनता से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का हथियार है। तो वे ज्ञान के को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को ज्ञान की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की जिस दिशा में बढ़े, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समय था, वो उसकी नाक के नीचे ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना कर ले जाना और उसे मूर्त रूप दे पाना, ये अपने आप में कितना बड़ा काम था। और ये महामना जी ने किया, उसको हम लोग जानते हैं। बहुत सारे दस्तावेज हैं जिससे हमें ये और भी हम जान सकते हैं इसके बारे में कि वो किस तरह इस दिशा में आगे बढ़े थे। इसके अलावा जिस एक बात पर ध्यान जा रहा है, जो इस संदर्भ में कहना जरूरी लग रहा है, वो ये है कि महामना जी ने इस विश्वविद्यालय में साहित्य, संगीत, ललित कला, इतिहास, पुरातत्व और पूरे के पूरे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, पर्वात्य ज्ञान परंपरा है, और जो प्रतीचि प्राची जिसको हम कहते हैं, उसके सुंदर मेल की दृष्टि से जो काम किया, कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा प्रयत्न था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था जातीय इतिहास की दृष्टि से और जातीय संवेदना की दृष्टि से और जातीय ज्ञान की दृष्टि से। और इसको आगे चल के बहुत विस्तार लेना था। इस विस्तार को किसी तरह से एक माला में पिरोने के लिए हम लोगों ने इस कड़ी को आपके सामने रखा है। और इस कड़ी में जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस कड़ी का जो ये दूसरा सत्र है, इसका नाम है शोध, आलोचना, रचना एवं साहित्य इतिहास के विकास में हिंदी विभाग का योगदान। और हमारे इस सत्र में हमारे इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे, मैं उनका नाम बता दूं और आप सभी उनके नाम से वाकिफ हैं, उनके काम से वाकिफ हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह युवा अध्यापक भी हैं इस समय हमारे हिंदी विभाग के। प्रोफेसर वीर भारत तलवार, जो जिन्होंने यहाँ से एमए किया था और जो पीएचडी करने के लिए जेएनयू गए और वहाँ पर आचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिनके काम को हम जानते हैं अच्छी तरह से।
और जैसा कहा जाता है कि शोध के लिए जो एक बहुत ही सजग, सचेत, तर्क संपन्न, भेदक दृष्टि चाहिए, उस शोध दृष्टि के लैस हैं उस शोध दृष्टि से वीर भारत तलवार जी, जिनके बारे में हम लोग अभी और जानेंगे और उनसे सुनेंगे भी। और प्रोफेसर मैनेजर पांडे, प्रोफेसर मैनेजर पांडे का जो काम है, जो रचनाकर्म है, आलोचना है, और जो उनकी ख्याति है, और जो आज तक उनका साहित्य और साहित्य इतिहास की दुनिया में जो हस्तक्षेप है, आप सभी जानते हैं। तो क्रमशः हम बात करेंगे इनके बारे में और इनसे सुनेंगे कि हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो भूमिका रही है इस दृष्टि से वो क्या रही है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी को। मनोज कुमार सिंह बहुत ही विद्यार्थियों में लोकप्रिय अध्यापक हैं और ऐसा लगता है कि एक जो परंपरा रही है खास रही है। जैसे महामना जी ने भी सोचा था और बाद की जो एक पूरी की पूरी परंपरा बनती गई, जिनमें से हम सभी विद्यार्थी निकले हैं, कि विद्यार्थियों को एक स्वाधीनता मिलनी चाहिए, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने का, सीखने का एक सुंदर वातावरण मिलना चाहिए। आपने सुना था अभी विश्वनाथ त्रिपाठी जी कह रहे थे कि असहमति का जो पक्ष होता है, भूमिका होती है, वो बड़ी होती है, क्योंकि उसी से इतिहास आगे बढ़ता है। उसकी जो गति है वो सहमति जो है यथास्थिति के पक्ष में होती है और असहमति इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसा एक वातावरण देने के प्रति जो हम सब अध्यापक लोग सक्रिय रहते हैं, उनमें एक नाम मनोज कुमार सिंह का भी है, जिनका काम भी है नई कविता का समाजशास्त्र, उनकी पुस्तक है रहिए अपने गाँवा। मनोज सर नहीं आएंगे तो पांडे सर को बुला लीजिए। रहिए अपने गाँवा आपकी एक पुस्तक है। आप प्रखर आलोचक हैं। आप से अनुरोध है कि आप आएं और आज के सत्र में, जिसका विषय है शोध, आलोचना, रचना, साहित्य इतिहास में हिंदी विभाग का योगदान, इस पर अपनी बात कहें। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी के लिए अभी जुड़ने में समय लग रहा है, इसलिए मैं अपने सम्मानित आज के वक्ता प्रोफेसर वीर भारत तलवार को आमंत्रित करने जा रही हूं। वीर भारत तलवार के सुधी व्यक्तित्व के संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। हम लोगों ने उन्हें कर्म और मेधा से गहराए हुए व्यक्तित्व के रूप में देखा है। एक बहुत ही एक्टिविस्ट रचनाकार, आलोचक और बुद्धिजीवी जिस तरह का होता है, उस तरह के हैं वीर भारत तलवार। बड़ी ही भेदक इतिहास दृष्टि से संपन्न हैं, बड़े सरोकारों के साथ दिखाई देते हैं हमेशा, जो मानवीय और सामाजिक और राजनैतिक हस्तक्षेप से भरे हों, ऐसे सरोकार हैं वीर भारत तलवार के। और हमेशा आपने देखा, उनके पुस्तकों को पढ़ा है, वो एक बड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लेकर अपनी बात कहते हैं। तो हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई जो बौद्धिक प्रेरणाएं हैं और जो नैतिक और मानवीय प्रेरणाएं हैं, उससे संपन्न व्यक्तित्व के रूप में हमने आपको देखा है। आपकी अनेक पुस्तकें हैं। आप झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण सम्मान, विरसा सम्मान से सम्मानित रहे हैं। आपने किसान राष्ट्रीय आंदोलन एवं प्रेमचंद जैसी आपकी पुस्तक है, राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य, कुछ प्रसंग कुछ प्रवृत्तियां आपकी पुस्तक है। अनेक आप पुस्तकों के आप रचयिता हैं। रस्सा कैसी
रस्साकसी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक आपने लिखी है, जो बहुत चर्चित हुई है और जिसमें गहरी विचारोत्तेजकता मिलती है, जिसके द्वारा विद्वानों ने पक्ष और विपक्ष का एक बड़ा ही जागता हुआ सचेत पक्ष देखा, निर्मित किया और अनुभव किया है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्रोफेसर वीर भारत तलवार जी को। धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। धन्यवाद मित्रों। जब ये विषय काफी दिन पहले मुझे दिया गया था तो उस समय इस तरह का शीर्षक नहीं था। बहरहाल जो मुझसे कहा गया था उन दिनों के बारे में और उस समय के विभाग के बारे में, वो मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं 1968 से लेकर 1971 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रहा। 2 साल एमए में और 2 साल पीएचडी में रहा। पीएचडी पूरी नहीं की, मैं छोड़ के बीच में चला गया। उस समय की जो साहित्यिक दुनिया थी हिंदी की और अकादमिक दुनिया थी, उस समय बनारस उस नक्शे पर कहाँ था। पहले बनारस हिंदी साहित्य का गढ़ हुआ करता था, लेकिन हम लोग जब यहाँ आए 1960 के दशक के अंत में, बिल्कुल 1970 से थोड़ा पहले, तब तक इलाहाबाद हिंदी साहित्य का केंद्र, नया केंद्र हो चुका था उत्तर प्रदेश में, और इन दोनों से भी आगे बढ़कर दिल्ली हिंदी साहित्य का गढ़ हो चुका था। खासकर 1950 के बाद से ही धीरे धीरे हो गया। सबसे प्रमुख साहित्यिक गढ़ न होने पर भी छोटे शहरों से हमारे जैसे जो लड़के लड़कियां बनारस आते थे, तो उनको बनारस और यहाँ का हिंदू विश्वविद्यालय एक बड़ी दुनिया में तब भी ले जाता था। हालांकि बाद में बने जेएनयू की तरह से नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे आकर्षण की चीजें थी छोटी जगहों से आने वालों के लिए। मसलन यहाँ किताबों की दुकानें थी काफी बड़ी बड़ी, जो हमारे शहरों और कस्बों में नहीं होती हैं। त्रिलोकी का यूनिवर्सल था, ग्लोब था, सीताराम मरोदिया थे दिलीप बुक सेंटर चलाते, वो सबसे मुख्य साहित्यिक किताबों की दुकान थी जो बाद में बंद हो गई। और चौक के फुटपाथ पर किताबें तो मिलती ही थी। बनारस में नागरिक प्रचारणी सभा जैसी संस्था थी और बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। मुझे याद है 1969 में हिंदी नाटकों के 100 वर्ष पूरे हुए, तो हिंदी नाटकों की शताब्दी, रंगमंच की शताब्दी मनाने के लिए जयशंकर प्रसाद के घर पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पृथ्वीराज कपूर आए थे। और मैं उस सभा में गया था सुनने और देखने के लिए। और बाद में जानकी मंगल नाटक भी उसी जगह खेला गया जहां वो पहले 1869 में खेला गया था। बनारस में बड़े बड़े साहित्यकार थे, पुरानी पीढ़ी के भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, शंभुनाथ सिंह, शिव प्रसाद जी, रुद्र काशिकेय जी जिन्होंने बहती गंगा उपन्यास लिखा था, वगैरह वगैरह। नई पीढ़ी के भी बहुत रचनाकार थे, जिनमें सबसे आगे काशीनाथ सिंह जी थे, धूमिल, कंचन कुमार, नागानंद, विजय मोहन सिंह, एस अतिबल, करुणानिधान और शंभुनाथ मिश्र होते थे। ये लोग नई पीढ़ी के थे। लेकिन बनारस जाना जाता था अपनी देशज विविधता की परंपरा के कारण। बनारस का
गुरुत्व, उसका महत्व इसी के लिए रहा है, और जिसमें पंडित गोपीनाथ कविराज जैसे बड़े देशज परंपरा के विद्वान और उपाध्याय जी जैसे संस्कृत के विद्वान वगैरह आते हैं, और जो धार्मिक विद्वान होते थे जैसे करपात्री जी वगैरह, तो वे लोग थे यहाँ। बनारस अपने आधुनिक और नवीन विचारों के लिए 1960-70 के दशक में इतना नहीं जाना जाता था, जितना कि वो अपने नवीन विचारों के लिए 1920-30 के दशक में जाना जाता था, जब रामचंद्र शुक्ल थे यहाँ, या बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जब हुए। बनारस आकर पहली बार मेरा जाति प्रथा से भी परिचय हुआ। जो मेरे जमशेदपुर, जो एक छोटा सा औद्योगिक शहर है, वहां कोई किसी की जाति नहीं पूछता है। मैं एमए करने आने तक मैं जानता ही नहीं था कि मैं किस जाति का हूँ, और कभी ना किसी ने पूछा था। लेकिन यहाँ आके लोगों को संबोधन करते देखा, पंडित जी, बाबूजी कैसे, बाबू साहेब या लाला जी वगैरह, तो इन चीजों को जाने बिना हम भी इसी तरह से कहने लग गए थे। तो जाति प्रथा को अंदरूनी तौर से न जानकर भी ऊपरी शब्दावली हमने बनारस में ही अपनाया, और न जाने कुछ लोगों को कष्ट भी जरूर पहुंचाया होगा, जिनसे मैं आज भी क्षमा प्रार्थी हूं। इन सब कमियों, अपने रूढ़िवाद और जाति प्रथा के बावजूद बनारस अद्भुत शहर है। यहाँ की घाट, गलियां, चाय की दुकानें और जलेबी पूरी की दुकानें। उन दिनों सुनीति कुमार चटर्जी का एक लेख मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड, रोम, वेनिस, पेरिस, इन सारे शहरों की तुलना में बनारस को ज्यादा महत्वपूर्ण शहर बताया था। और मैं आज भी कहूंगा, मैंने भी इनमें से कुछ शहरों को देखने का मुझे मौका मिला, और मैं कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है बनारस के लिए। बनारस में हम जब पढ़ने के लिए आए तो उस समय जो हिंदी विभाग था उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। उस समय हिंदी विभाग यहाँ नहीं होता था जहाँ अब है वो हिंदी भवन में। उस समय जो आर्ट्स फैकल्टी है सड़क के उस तरफ, उसी की तीसरी मंजिल पर शायद हिंदी विभाग होता था, और उसके बगल में शायद समाजशास्त्र का विभाग था। हमारे समय में जो अध्यापक थे, कुछ बहुत अच्छे अध्यापक थे जिनका नाम मैं पहले लूं तो भोला शंकर व्यास बहुत ही गजब के विद्वान अध्यापक थे, शिव प्रसाद सिंह, और एक अध्यापक थे सतीश चंद्र रोहरा, जो हमें भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। वो सिर्फ 1 साल बीएचयू के हिंदी विभाग में आए, और संयोग से उसी साल मैं यहाँ विद्यार्थी था। बाद में सतीश चंद्र रोहरा जो है वो यहाँ से चले गए, और बहुत बाद में वो सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बॉर्डर के पास जाके उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी नाम का एक बहुत बड़ा संस्थान खोला, जहां मैं अभी 10 वर्ष पहले उनसे इत्तेफाक से जाके मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छे अध्यापकों में काशीनाथ सिंह का नाम भी जरूर आएगा, जो उस समय एक युवा अध्यापक थे यहाँ, लेकिन हिंदी की संयुक्त क्रियाओं पर उनका बहुत ही अच्छा काम था, और वो हमें भाषा विज्ञान की कुछ समस्याओं को अलग से उन्होंने बड़े दिलचस्प ढंग से पढ़ाया था। यहाँ अन्य शिक्षक विद्वान तो थे अपने विषयों के बहुत, और व्यक्ति रूप में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो शिक्षक अच्छे नहीं थे। मैं कहूंगा कि बच्चन सिंह ऐसे ही शिक्षक थे हमें। वो त्रिलोचन शास्त्री को पढ़ाते थे, वो कविताएं पढ़ाते थे निराला की, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती थी उनकी पढ़ाई, और मैं उनकी क्लास से निकल के चला जाता था त्रिलोचन शास्त्री के घर, और सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा मैंने त्रिलोचन शास्त्री से ही पढ़ी। ये दूसरी बात है कि त्रिलोचन जी का अपना एक अजीब ढंग था कि वो कविता पढ़ाते पढ़ाते बताने लगते थे कि अरे ये यहाँ पर कॉमा कैसे आ गया। 1937 में विशाल भारत में जब ये कविता पहली बार छपी थी तो कॉमा यहाँ नहीं था, यहाँ था। इस प्रकार की जानकारी त्रिलोचन शास्त्री हमें देते थे। बहरहाल एक विजयपाल सिंह थे हमारे समय में जो नए अध्यापक आए थे, और हम उन्हें किस तरह से याद करें मुझे समझ में नहीं आता है। उनकी पढ़ाई भी बहुत अजीब होती थी।
पता नहीं किस कारण से उन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत को पढ़ाना तय किया, शायद इसलिए कि वो खुद को भी ब्रज के थे तो उन मानते थे कि ब्रज का साहित्य वही पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो हमें जो पढ़ाते थे वो दक्षिण भारत से आए थे और गोपियों के बारे में पढ़ाते थे, जैसे उद्धव आए हैं मिलने के लिए और लोगों से बात करने के लिए, तो उसका अर्थ बताते हुए इस तरह से अर्थ बताते थे हमें कि राधा ने सखियों से कहा, फ्रेंड्स उद्धव हैज कम एंड लेट्स डिसाइड द मैटर फाइनली। इस प्रकार की भाषा में वो हमें पढ़ाते थे और ये इस तरह की उनकी पंक्तियां आज तक मुझे याद है और बहुत से अन्य विद्यार्थियों को भी याद होगी। कुल मिला के बनारस विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग उस समय विश्वविद्यालय के एक काम को तो किसी तरह से पूरा कर रहा था अच्छे बुरे तरीके से, कि जो परंपरागत ज्ञान है उसका हस्तांतरण नई पीढ़ी को कर दिया जाए। लेकिन इस ज्ञान को देखने के लिए कोई नई दृष्टि हमें मिलती हो, कोई नया परिप्रेक्ष्य हिंदी विभाग से मिला हो, ऐसा नहीं है। ये विशेषता तो मुझे बाद में जेएनयू में ही दिखाई दी। हिंदी विभाग में जिस प्रकार की कमियां हमने महसूस की उसके खिलाफ हम विद्यार्थी, हम छात्र उस समय लड़े भी। हमने हिंदी विभाग के पाठ्यक्रम की आलोचना की कि हमें इस तरह की चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं, इनका हमारे समाज की समस्याओं से क्या लेना देना है, हमारे समाज की वास्तविकताओं से क्या लेना देना है। एक किताब हमें पढ़ाई जाती थी पुहकर कवि का रस रतन, जो शायद शिव प्रसाद जी ने जिसकी खोज की थी और संपादन किया था। उस रस रतन में क्या था और वो क्यों हमें पढ़ाया जाता था, उसके खिलाफ हमने काफी आवाजें उठाई और शिव प्रसाद जी की क्लास में मैंने उस कृति को पाठ्यक्रम में रखने का और पढ़ाए जाने का विरोध किया था। उसमें जस्ट एक सुहाग रात का वर्णन था, शारीरिक रूप से ब्यौरे दिए हुए थे और जिनको पढ़ाते हुए शिव प्रसाद जी भी आंखें चुराते थे और विद्यार्थी भी आंखें चुराते थे और लड़कियां तो सिर ऊंचा उठाती नहीं थी। इस तरह की चीजें हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में रखी जाती हैं और शायद आज भी बहुत सी जगह इसी प्रकार की चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों से हम संतुष्ट नहीं होते थे, जैसे त्याग पत्र उपन्यास जब हमें पढ़ाया गया हम उससे संतुष्ट नहीं हुए तो हम विद्यार्थियों ने पैरेलल क्लासें ली त्याग पत्र के बारे में। इन सब से थोड़ा विभाग में हड़कंप मचा था हमारे शिक्षकों के बीच हमारे इस विद्रोही भाव पर, लेकिन हमारा ज्यादा विरोध नहीं हुआ, हमारे साथ कोई कड़ाई नहीं बरती गई। ये अजीब बात थी कि हम हिंदी विभाग में थे लेकिन हमारे रहते हिंदी विभाग में कभी कोई सेमिनार नहीं हुआ वहां पर। और एक बार नगेंद्र के 4 व्याख्यान हुए थे नई कविता पर और वहीं द्विवेदी जी का भाषण भी हुआ था, लेकिन ज्यादा कार्यक्रम तो भारत भवन में होते थे, जहां हम ने एक कार्यक्रम में दिनकर, पंत, महादेवी इन सबको देखा। और एक अद्भुत अनुभव जो भारत भवन से हमें मिला कि सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे तो उसकी पांडुलिपियां, उनमें आई हुई वो रचनाएं जिनको द्विवेदी जी ने सुधारा था, उनकी एक प्रदर्शनी वहां लगी थी और उसको देखना हमें एक बड़ा दुर्लभ अनुभव था जो बनारस में ही हमें मिल सकता था। मैं अपने उस समय के विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरी क्लास में जो विद्यार्थी थे उनमें जो ज्यादा सक्रिय थे उनमें सबसे ज्यादा सक्रिय तो वाचस्पति उपाध्याय थे। और वाचस्पति उपाध्याय पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे और भी सब बहुत सी चीजों में आगे रहते थे, उनको होना चाहिए आज के कार्यक्रम में। राधेश्याम दुबे थे हमारे साथ पढ़ते, जो विभाग में बाद में अध्यापक भी हुए। शकुंतला शुक्ल थी, उनको आज बहुत से लोग न जानते होंगे लेकिन उनके बेटे व्योमेश शुक्ल को जानते होंगे जो हिंदी के अच्छे युवा कवि हैं। इनके अलावा सुरेंद्र प्रताप सिंह और शारंगधर त्रिपाठी जो बहुत अच्छे गायक थे और शिवाला घाट के पास रहते थे जहां मैं भी एक कमरा लेके रहता था। और एक दक्षिण भारत से आए संगन बसवदेव थे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, जो लिंगायत संप्रदाय के थे और वे हमें एक बार अपने मठ में ले गए। जंगम बाड़ी में लिंगायत संप्रदाय का मठ था
और उन्होंने एक वसीयत हमें दिखाई जो उस मठ की स्थापना के लिए औरंगजेब ने वो भूमि अनुदान के रूप में उन्हें दी थी, वो वसीयत उन्होंने आज भी संभाल के रखी हुई है। हमारे सीनियर लोगों में हमारे जो बहुत करीब थे उनमें मैनेजर पांडे, चौधरीराम जी यादव, अखिलेश त्रिपाठी जो अंग्रेजी विभाग में थे और दुर्भाग्य से आज नहीं है, वो अब नहीं रहे, और राम नारायण शुक्ल जो काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। इनमें मैनेजर पांडे हमारे सबसे निकट थे। हम सब लोग एक ही ढाबे में 80 पे खाना खाते थे, जहां धूमिल भी आते थे। ये उस समय का वातावरण था और ये सब लोग थे जो आप देख सकते हैं कि आगे चल के इनमें से कई बहुत महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया, जिनकी चर्चा अभी भी होती रहती है। हिंदी विभाग में एक प्रकार का पिछड़ापन हमें दिखाई देता था, संस्कृत विभाग में और हिंदी विभाग में। हम लड़के लड़कियां उस उम्र में देखते थे कि समाज शास्त्र विभाग में तो लड़के लड़कियां खूब आपस में बात करते हैं, मित्र भाव से रहते हैं, लेकिन हमारे विभाग में तो लड़के लड़कियों के बीच बहुत अलगाव होता था और बहुत शायद ही कोई किसी से बात करने की हिम्मत जुटाता था। जिस विद्रोही भाव से हमने यहाँ के पाठ्यक्रम का विरोध किया था, उसी विद्रोही भाव से हमने इस अलगाव का भी विरोध किया। हमने इस अलगाव को तोड़ा। हमने कई सभाएं करनी शुरू की अपनी क्लास में, अलग से सारी क्लासें हो जाने के बाद हम लड़के लड़कियां अपनी सभा करते थे, गाना बजाना होता था, विभिन्न विषयों पर विचार प्रकट किए जाते थे, कुछ किताबों के बारे में अपनी समीक्षा की जाती थी। यहाँ तक कि जो डीन ऑफ स्टूडेंट के ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट होता था, अब भी है शायद, वहां भी जाके हमने इस प्रकार की सभाएं की, गाना बजाना किया। ये हमारे हिंदी विभाग के लिए उस समय की उम्र में हमारे लिए एक नया अनुभव था। इसके साथ ही हमारे विभाग में फोटो खिंचवाने की परंपरा शायद उठ गई थी या नहीं थी, तो हम लड़के लड़कियों ने आपस में मिल के तय करके अपनी फोटो, एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई थी। मित्रों, ये जो परंपरा से असंतोष था हमें, अध्ययन अध्यापन के भी विरुद्ध और सामाजिक संस्कृति के भी विरुद्ध, मैं समझता हूं कि यह काम उसी उम्र में हो सकता था और किसी विश्वविद्यालय में ही रहकर हो सकता था। अगर विश्वविद्यालय में रहकर हम सिर्फ परंपराओं का ही पालन करते रहे और अगर हमने परंपराओं पर पुनर्विचार नहीं किया, उनकी वैधता पर सवाल नहीं उठाए, उनको चुनौती नहीं दी, तो विश्वविद्यालय में रह के फिर हमने क्या किया? विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान का हस्तांतरण ही नहीं करता है नई पीढ़ी को, बल्कि उस ज्ञान में कुछ नया जोड़ने का काम भी विश्वविद्यालय में ही होता है। और ये नया ज्ञान आप तभी जोड़ सकते हैं जब आप परंपरागत ज्ञान को, अब तक उपलब्ध ज्ञान को आलोचना की दृष्टि से देखें, अपने खुद को पढ़ाने वाले अपने गुरुओं को आलोचना की दृष्टि से देखें, उनके ज्ञान को आलोचना की दृष्टि से देखें। ये आलोचना जो है, ये लोकतांत्रिक संस्कृति की बुनियाद है और विश्वविद्यालयों के में भी ज्ञान के विकास की बुनियादी शर्त है। अगर विश्वविद्यालय में रहकर हमने आलोचना करनी नहीं सीखी तो विश्वविद्यालय में रहना बेकार है और ऐसा विश्वविद्यालय का होना भी बेकार है जो ज्ञान का विकास नहीं कर सकता है। धन्यवाद।